हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में। जैसा कि आपको पता है कि हम 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पर डिस्कशन कर रहे थे। इस सीरीज़ में हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम तीसरे चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तीसरे चैप्टर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इसका नाम में जैसे कि बताया कि भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, भोजन संग्रह कर रहे थे। हम भटकते थे, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे और भोजन का संग्रहण करते थे। लेकिन अब हम उत्पादन की श्रेणी में आ चुके हैं, अब हम उत्पादन करने लगे हैं। तो इसी से संबंधित इस चैप्टर में बताया गया है। इससे संबंधित कुछ बेसिक्स को हम पिछले शॉर्ट वीडियो में समझ चुके हैं। आइए आज हम इस पर ब्रॉड डिस्कशन करते हैं। जैसा कि इसमें सबसे पहला हमें पैराग्राफ दिया गया है, विभिन्न प्रकार के भोजन। इस पैराग्राफ में हमें समझाने का प्रयास किया गया है कि जो कई प्रकार के भोजन होते हैं, चाहे जैसे कि हम धान को देखें, गेहूँ देखें या जौ देखें, इन अलग अलग प्रकार के भोजनों और हम अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं, जैसे कि हम मवेशियों को देखें या फिर हम भेड़ बकरी को देखें, ठीक है, हम गाय भैंस को देखें, तो इन जानवरों में और भोजन जो हम कृषि होती है, जो फसलें होती हैं, ये कहीं भी नहीं उगाई जा सकती हैं, बल्कि इनके लिए एक स्पेशल एरिया होता है। वो स्पेशल एरिया कौन सा होता है, ये उनकी जलवायु पर निर्भर करता है। उस स्थान की जो जलवायु होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर कोई फसल उगा सकते हैं। जैसे कि यदि हम देखें धान की खेती को, ठीक है, धान की खेती कैसे स्थान पर की जा सकती है, जहाँ पर पानी ज़्यादा हो, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो। लेकिन वहीं जब हम गेहूँ की पर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके पकने के टाइम में तो सर्दी होनी चाहिए, मतलब तापमान कम होना चाहिए। वहीं इसके कटने के टाइम पर तापमान थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और इसमें पानी की भी आवश्यकता हमें धान की अपेक्षा कम होती है। तो इस प्रकार हर फसल के लिए, या फिर हम जैसे कि देखें कि यदि पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र पर मवेशियाँ निवास कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर यदि हम गाय भैंस को ले जाएँ तो वह सर्वाइव कर पाएंगे? कतई सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार भेड़ बकरियाँ हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र पर सर्वाइव कर सकती हैं, लेकिन और जो बड़े भारी जीव जैसे कि हम गाय भैंस की बात करते हैं, वह इन पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। अब जैसे कि यदि हम गाय को रेगिस्तान में ले जाएं, सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। वहाँ पर हमें ऊँट की आवश्यकता होगी। इस प्रकार जो अलग अलग जलवायु की स्थिति होती हैं, उन अलग अलग जलवायु की स्थिति में उसी के हिसाब से वहाँ पर फसल होती है और उसी के अनुसार वहाँ पर प्राणी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि हम धान की खेती रेगिस्तान में कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए अलग अलग प्रकार की जलवायु की हमें आवश्यकता होती है। अगले पैराग्राफ में हमें खेती और पशुपालन की शुरुआत के बारे में बताया गया है। इसको हम पिछले अपने एक छोटे से वीडियो में काफ़ी हद तक समझ चुके हैं और बचे खुचे अध्ययन को हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे। जैसे कि हमने पिछले दोनों वीडियोज़ में समझा है कि दुनिया की जलवायु में परिवर्तन हुआ था। जलवायु में परिवर्तन हुआ, वनस्पति और पशुओं के लिए, मतलब पशुओं के लिए भोजन आया, वनस्पतियाँ प्राकृतिक रूप से ज़्यादा उगने लगी थी। गेहूँ और जौ जैसी फसलें भी अपने आप, मतलब प्राकृतिक रूप से बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगने लगी थी। तो हमने क्या किया कि ये जो वनस्पतियाँ थीं, ये जो गेहूँ जौ जैसे पौधे थे, हमने इन पर मतलब इनको देखते रहे। तो हमने देखा कि इनका एक विशेष मौसम होता है, जिस विशेष मौसम में ये पकते हैं, ठीक है, कब इनके बीज गिरते हैं। तो हमने इनके विशेष मौसम के बारे में, इनके स्थान के बारे में समझना प्रारंभ किया। इससे पहले भी पेड़ पौधे होते थे, लेकिन उनमें बहुत लंबा समय लगता था बड़े होने में, फिर उनको सूखने में, क्योंकि वे बड़े पौधे होते थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब वनस्पतियाँ ज़्यादा होने लगीं, तो फिर हम अध्ययन सही तरीके से करने लगे हमने, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि डंठल से टूटकर गिरना, ठीक है, गिरे बीजों का अंकुरण, फिर उनसे पौधों का निकलना आदि, हमने इन पर ध्यान देना प्रारंभ किया, ठीक है। हमने चिड़िया और जानवरों से उनकी सुरक्षा भी करनी होगी। यदि हमें कृषि करनी है तभी हम कृषि कर पाएंगे।
तो हमने इन बातों को ध्यान दिया और इस प्रकार हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे कृषक की श्रेणी में आ गए। ठीक है। जैसे हम कृषक की श्रेणी में आए, वैसे ही अब हम पशुपालक की भी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अब पशुओं की भी संख्या बढ़ती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार होते हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। तो हमने जानवरों को पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। जैसे हमने जानवरों को पालतू कैसे बनाया होगा, क्योंकि मैक्सिमम हमने जो जानवर उस वक्त पाले थे वो क्या करते थे कि घास खाते थे। ठीक है। जब घास खाते थे तो हमने उनको घास दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया होगा। हाँ, जैसे कि हमने पहला जो हमने जानवर पाला था वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। जंगली पूर्वज क्योंकि पहले वह जंगलों में रहता था, लेकिन जब मानव के साथ रहना स्टार्ट किया तो उसके भी शरीर में थोड़े बहुत परिवर्तन हुए, इसलिए हम उसको बिल्कुल वर्तमान जैसा ना कह के बल्कि उसे कुत्ते का जो जंगली पूर्वज हम कह सकते हैं। ठीक है। हमने भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक लाने के लिए, उत्साहित करने के लिए क्या किया, उन्हें घास डालकर उत्साहित किया होगा। ये जो हम जानवरों की बात करते हैं, भेड़, बकरी, गाय, सूअर, ये मैक्सिमम जानवर क्या है कि झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे, इसलिए हम इनको घास डालकर आक्रमण कर सके। अब हमें इनकी जंगली जानवरों से आक्रमण से हमें इनकी सुरक्षा भी करनी है, तो हमने इनके लिए एक बाड़ बनाकर, इनके एक स्पेशल रहने का स्थान बनाकर, इन्हें खाना देकर इनको पालन करना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार हम धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए। तो जैसा कि हमने देखा कि हम कृषक बने और पशुपालक बने, तो हमारे कृषक और पशुपालक होने की जो प्रक्रिया है, इसे हम कहते हैं बसने की प्रक्रिया। क्योंकि यदि हमें एक स्थान पर रुक कर रहना है तो हमें खाना चाहिए, तो हमने पशुओं के माध्यम से और फसलों के माध्यम से वो खाना प्राप्त करने का प्रयास किया। हमने हमारी इस प्रक्रिया को हम बसने की प्रक्रिया नाम देते हैं। ठीक है। अगर हमने किस प्रकार के जानवरों को पाला होगा, किस प्रकार के पौधों को हमने अपनाया होगा, तो हम स्वाभाविक रूप से उन्हीं पौधों को अपनाएंगे जिनमें बीमारी कम लगती हो और जो अच्छे से खड़े रह सकें, टूटे नहीं जो वरना थोड़ी सी हवा चली टूट गए तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। तो हमने बसने की प्रक्रिया में इस बात पर ध्यान दें कि हमें किस चीज़ को अपनाना है। ठीक है। जैसे यदि हम उदाहरण को समझें, उदाहरण देकर हम देखते हैं जो पौधे और जानवरों का चयन है, तो हमने जैसे कि समझा इसमें बीमारी की संभावना कम हो। ठीक है। और जैसे कि हम देखें उनके दाने बड़े होने चाहिए। ठीक है। जैसे कि हम देखें उनकी डंठलें जो हैं वो मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें, ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है। तो पौधों के बीजों को संभाल कर रख सके, ऐसा भी होना चाहिए उन्हें। ठीक है। हम उनके बीज जो हैं उन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रख सकें, जिससे हम भविष्य में उनका पुनः उत्पादन कर सकें। तो ये भी हमने समझा कि हमें ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि ये किस प्रकार ये हमारे भविष्य के लिए काम आ सकते हैं। बड़े दाने होंगे तो अनाज के रूप में सही तरीके से काम आएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम जानवरों के बारे में देखें तो हमने उन्हीं जानवरों का प्रजनन के लिए चुना जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, वरना तो वो हमें ही निपटा दें। ठीक है। तो हमें थोड़ा समझ कर इस चीज़ का डिसीजन लेना था कि हमें आखिर किसको हम पालतू बनाना है। ठीक है। तो हम जैसा कि देखते हैं जो हमने जानवर पाले थे, उन जानवरों के जो दांत थे और जो सींग थे वो छोटे थे। ठीक है। और वो मैक्सिमम घास खाते थे, जिसे हम उनके लिए भोजन के लिए सही सुविधा कर सके और अब हम उनको अपने लिए पालतू बना सके। तो इस बात को हम पहले समझ चुके हैं कि जो बसने की प्रक्रिया थी ये लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। एक नवीन जीवन शैली, इस बात को हम कुछ तो पिछले समझ चुके हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अब हम कृषक बन चुके थे, तो जब हम कृषक बनेंगे तो हमें पौधों की देखभाल भी करना पड़ेगी। हमें देखभाल करना है तो उसके लिए एक स्थान पर लंबे समय तक टिक कर भी रहना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि इसमें देखो बीज को हमें बोना है, ठीक है, फिर वह पकेगा, हमें उसकी सिंचाई करना पड़ेगी, उसमें से खरपतवार हटाना पड़ेगा, ठीक है, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा भी हमें करनी पड़ेगी। तो ये हमें जो सारे काम करने हैं, इसके लिए हमें एक स्थान पर रुक कर रहना पड़ेगा। इसके बाद हम उसकी कटाई करेंगे, ठीक है, फिर अनाज का उपयोग हम करेंगे। अगर हम अनाज का उपयोग किस तरह कर सकते हैं, तो 4 रूपों में हमने अनाज का उपयोग देखा है कि वो बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। यानी कि ये जो हमने अनाज पैदा किया है, इसको हम भविष्य के लिए बोना भी है, ठीक है, हमें इसको खाना भी है, हम इसको चाहे तो किसी को भेंट भी कर सकते हैं और इसका भंडारण करके भी रखना है, यानी कि इसका भविष्य में यूज़ हो सके। तो इस प्रकार हमने अनाज के उपयोग देखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें वही बताया गया है कि अनाज का उपयोग भोजन बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब देखो, जब भंडारण की बात सोचनी पड़ी, यानी कि अब हमें भविष्य के लिए बचा कर रखना है, तो अब हम किस पात्र में रख सकते हैं, तो इसके लिए ही हमने नदभांड जैसी चीज़ों को सोचना प्रारंभ किया, ठीक है। हमने बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, क्योंकि अब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर भी जाना है, ठीक है। फिर गड्ढा खोदा, तो कुछ इस प्रक्रियाओं को हमने अपनाया कि हम इसे भविष्य के लिए भंडारण कर सकें, ठीक है। फिर इस बात को मैं समझा चुका हूँ कि जो जानवर होते थे वे चलते फिरते खाद्य भंडार होते थे, ठीक है। जैसे कई जनजातियाँ हैं, वर्तमान में भी हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, फिर वहाँ से आ जाते हैं, तो उनके लिए जानवर ही उनके मुख्य साधन के तौर पर होता है, जो उन्हें खाद्य और मतलब यदि हमें उनसे दूध मिलता है, यदि हमारे पास गाय हैं तो मक्खन मिलता है, यदि हम उन्हें मार दें तो हमें उनसे मांस भी मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें उनसे खाने के लिए मिल जाता था, जैसा कि हमें बताया भी है यहाँ पर दूध के बारे में, ठीक है। ये भोजन का अच्छा सोर्स होते हैं और इनसे हमें मांस भी मिलता है, ठीक है। ये भोजन के भंडारण का भी एक तरीका होता है, किस तरह से, क्योंकि भविष्य में मान लो हमारा यदि गेहूँ ख़त्म हो गया, तो हमारे पास पशु तो है, उनसे जो उत्पाद प्राप्त होगा हम उसको खा लेंगे। इस प्रकार ये भंडारण के रूप में भी होते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम इस पैराग्राफ में समझेंगे, जैसे कि इसमें दिया है कि कृषक और पशुपालक के बारे में हमें पता करना है। तो इससे पहले कि हम कृषक और पशुपालक के बारे में पता करें, इसमें दिया है पृष्ठ 14 मानचित्र 2। इसको जब हमने चैप्टर 2 डिस्कस किया था तो उस दौरान अच्छे से समझा था, इसी वजह से क्योंकि इसका यूज़ हमें भविष्य में करना पड़ेगा। तो अब ये 3rd चैप्टर है, इसमें हमें उस मानचित्र का यूज करना है। अब हम इसके लिए 2nd चैप्टर को रिपीट तो नहीं कर सकते, लेकिन जिसको देखना है वो उसमें जाके मानचित्र देख सकता है। बाकी मैं ध्यान करा दूँ, जैसे कि उसमें मेहरगढ़ था, जो कि उत्तर पश्चिम सुलेमान और कृतर पहाड़ियों में था, ठीक है। बिहार में चिरांद था, उत्तर प्रदेश में कुंडली हवा महागढ़ा थे, ठीक है। जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ, वहाँ पर हम दाऊजली हेडिंग को देखते हैं। तो ये कुछ स्थल थे, उनने वो नीले से बिंदु से थे क्योंकि वहाँ पर वहाँ पर हमें कृषक लोगों के बारे में, कृषक और पशुपालक जो थे, जो खेती करना प्रारंभ कर दिया था, उनके बारे में था। और हम देखते हैं कि वो नवपाषाण काल में आते हैं और अभी हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है शुरुआती कृषक और पशुपालक थे, उनके साथ हमें वहाँ से मिलते हैं और अभी हम उसी चीज़ की चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे हम कश्मीर की भी चर्चा करेंगे, मैंने कश्मीर का नाम नहीं लिया, कश्मीर में था बुर्जहोम, ठीक है। गुफ्कराल उस चित्र में नहीं था, लेकिन हमें आगे देखने को मिलेगा। तो वास्तव में ये जो निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालक की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने खुदाई में जो मिले पशु और पौधे, उनकी हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया, ठीक है। इनमें जो सबसे रोचक बात थी वो थी जले हुए अनाज के दानों के अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। तो वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का अध्ययन भी करते हैं,
और उनकी पहचान भी करते हैं। अब हमें ये तालिका देखनी है। इस तालिका में हमें क्या बताया गया है कि जो अलग अलग स्थान थे उन स्थानों से हमें मिला गया है। तो गाय, बकरी, भेड़, मवेशियाँ ये तो लगभग कॉमन ही हैं। जो स्पेशल हैं और जो एग्ज़ाम में आते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें ये पता है कि सबसे पहले गेहूँ और जौ कहाँ पर पाए गए थे, मेहरगढ़ में उगाए गए थे। ठीक है, हमें चावल पर फोकस करना है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोल्डी हवा और महागढ़ा, जो कि जैसा कि मैं पहले चैप्टर में दिया था कि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के उत्तर में थे, जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो ये कोल्डी हवा महागढ़ा जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, ये वही स्थल हैं। ठीक है, इसके बाद हम दलहन को देखें तो दलहन के बारे में हमें ध्यान रखना है, जो कश्मीर के हैं, गोफराल और बुरजहोम। ठीक है, इसके बाद यदि हम और आगे बढ़े तो हम देखते हैं जैसे कि हरे चने को अब हम देखेंगे। ठीक है, हरा चना चिरान से यानी कि बिहार की ओर रमदाई तो हमें चना मिला है। ठीक है, इसके साथ यदि हम ज्वार बाजरा को देखें, ठीक है, तो ज्वार बाजरा कहाँ से मिला है, तो आंध्र प्रदेश में हल्लूर और पय्यमपल्ली हैं, वहाँ पर हमने इसको देखते हैं। और जो काला चना है ये भी हमें पय्यमपल्ली से मिला है। तो जिन जगहों पर अनाज और हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती हुई पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।